हाँ जी बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम। और डायपोल से रिलेटेड कौन कौन से और टॉपिक होते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और नीट 2023 में जो क्वेश्चंस आए थे उस पर भी डिस्कशन करेंगे। 4 टॉपिक्स इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 1 है इसका पोटेंशियल, डायपोल का पोटेंशियल। नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल। नंबर 3 है टॉर्क ऑन डायपोल। और नंबर 4 है वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले जो था वो हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने डायपोल मोमेंट पता लगाना सीखा था। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डायपोल का पोटेंशियल, राइट। तो देखो, ये डायपोल होता है जिसमें डायपोल का ये नेगेटिव चार्ज है और ये डायपोल का पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच में d डिस्टेंस होता है। ये लाइन जो इन दोनों चार्जेस को जोड़ती है या कनेक्ट करती है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस। और वो लाइन जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर और इसके ठीक सेंटर से पास होती है, ये लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी और सेंटर से पास होगी, इसे बोलते हैं इक्वेटर। चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पर d है। अब ये डायपोल है, ये बात आपको पता लग गई है। डायपोल किसका है? q और -q का, ये बात क्लियर है। और आपको ये भी पता लगा है कि डायपोल मोमेंट जो हमने पढ़ा था p, वो होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ तक तो हमें नॉलेज होनी ही चाहिए। अब पहला पॉइंट लेते हैं हम। हमें पोटेंशियल चाहिए एक्सिस पर। यानी कि हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो पॉइंट एक्सिस पर होगा, तो ये पॉइंट P हो गया। और इसकी जो डिस्टेंस है वो दे रखी है r। ध्यान रखिए, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा डायपोल के सेंटर से होगी। तो डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है r। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आपको दे रखी है r। राइट। डेरिवेशन की आपको ज़रूरत है नहीं, वैसे अगर आप चाहें तो पता लगा सकते हैं कि ये पोटेंशियल कैसे आएगा, है ना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर ये चार्ज Q होता है और Q चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर हमें पोटेंशियल चाहिए होता है तो उसका फॉर्मूला होता है v = kq/r। लेकिन आपके पास तो यहाँ पर दो चार्जेस हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं? -q भी है और +q भी है। तो एक बार आप देखें कि आपका जो पॉइंट P है
उसकी डिस्टेंस की हम बात करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस d है, तो ये हो जाएगा d/2। तो प्लस q से जो डिस्टेंस बचा, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, और इसमें से ये डिस्टेंस है d/2, तो ये जो डिस्टेंस बचेगा ये है r माइनस d/2। और इसी तरह से माइनस q से जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा r प्लस d/2। तो माइनस q जो चार्ज है वो इस तरफ रखा हुआ था, पॉइंट P इससे r प्लस d/2 डिस्टेंस पर है, और प्लस q जो चार्ज था पॉइंट P उससे r माइनस d/2 दूरी पर है। तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V1 प्लस V2, V1 इसका पोटेंशियल और V2 प्लस का पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस KQ r प्लस d/2 और प्लस KQ, डिस्टेंस है r माइनस d/2। इस डेरिवेशन का टाइम तो आपको वहाँ पर मिलेगा नहीं, और ना ही आपको इस डेरिवेशन की ज़रूरत भी है। तो एक्सिस पर जो पोटेंशियल आता है, एक्सिस पर जो पोटेंशियल आएगा क्योंकि आप बोलोगे सर कहाँ से आया, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये तो ये आता है KP/r², जहाँ पर P बराबर क्या होता है Q इंटू डी। ये P बराबर हम जानते हैं कि Q इंटू डी होता है। P इज़ द डायपोल मोमेंट। तो एक्सिस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है B बराबर KP/r²। d/2 करेंगे, अब r से r कट जाएगा, ये d/2 और d/2 मिलकर के d हो जाएगा। और d तो बहुत छोटा होता है, तो ये इसका एक्चुअल फार्मूला है। अगर इसको आप याद कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज़ ये आपको तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। V इक्वल टू KP/r², राइट। दूसरा जो पोटेंशियल होता है वो होता है पोटेंशियल एट इक्वेटर। डायपोल के इक्वेटर पे पोटेंशियल देखेंगे हम। तो ये इक्वेटर है और ये पॉइंट P है इक्वेटर पर r डिस्टेंस पर। इस पर तो क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही हैं, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि जितना डिस्टेंस माइनस Q से होगा उतना डिस्टेंस प्लस Q से भी होगा। अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा। तो पोटेंशियल हो जाएगा KQ/x प्लस चार्ज का, तो माइनस KQ/x नेगेटिव चार्ज का, तो ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब दो बातें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। कौन कौन सी? कि एक्सिस पर तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया KP/r², और इक्वेटर पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया 0, राइट। और जो क्वेश्चन इस पर बनता है तीसरे टाइप का, वो ये कि पॉइंट ना तो एक्सिस पर हो ना इक्वेटर पर हो,
बल्कि और किसी जगह पर हो तो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। पॉइंट पी यहाँ पर है जो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है, और ये एंगल दे दिया है आपको थीटा। ठीक है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस डी होता है। चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है आप जानते हो वो डी होता है। डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट आपको मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है, P बराबर Q इंटू डी होता है। तो डायपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू डी, ये डिस्टेंस d है। वेक्टर P की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये वेक्टर P हो गया। और पॉइंट की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है, इन दोनों के बीच में एंगल हो गया थीटा। पोटेंशियल एट पॉइंट P होता है के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। P क्या है लिख दिया, P डायपोल मोमेंट है, ऊपर लिखा हुआ ही है। और आर डिस्टेंस है पॉइंट P की, तो V इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो सारे पोटेंशियल हमें मिल गए। एक्सिस पर के पी बाय आर स्क्वायर, इक्वेटर पर 0, और ये आ गया किसी दूसरे पॉइंट पर। थीटा ये एंगल है, अगर पॉइंट P नीचे गिर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू अगर 0 हो गई, इसका मतलब पॉइंट P एक्सिस पे आ जाएगा। cos 0 1 होता है, तो ये फॉर्मूला वापस वही बन जाएगा के पी बाय आर स्क्वायर। अब इसमें न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, क्योंकि फॉर्मूला सिंपल है तो न्यूमेरिकल्स भी एक दो टाइप के आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे रखी है, और सपोज कीजिए यहाँ पर है माइनस क्यू, यहाँ पर है प्लस क्यू, ये डिस्टेंस आपको दे दिया a। पॉइंट P यहाँ पर दे दिया है आपको, और ये एंगल दे रखा है आपको यहाँ पर 30 डिग्री, और पूछा गया है बताओ पोटेंशियल कितना आएगा पॉइंट P पर। पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसके मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले आप करेंगे जॉइन, यानी कि जोड़ेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू को, एक लाइन से आप जोड़ देंगे। फिर दूसरा आप जोड़ेंगे डायपोल के सेंटर से पॉइंट P को, ऐसे और ऐसे आप जब जोड़ेंगे तो आपको दो एरो मिल जाएंगे। उसके बाद में आपको एंगल मिल जाएगा इन दोनों लाइंस के बीच में, और वही एंगल हमें काम में लेना है। और चौथी स्टेप पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम।
यहाँ पे कर लेते हैं, माइनस से प्लस को मिलाएंगे तो ये एरो बन जाएगा, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, आप चाहे यहाँ बना लेंगे ये बनाएंगे आप तो ये एरो आ जाएगा। दूसरा एरो डायपोल के सेंटर से, तो डायपोल के सेंटर से पॉइंट पी को मिलाएंगे, डायपोल के सेंटर से पॉइंट पी को मिलाएंगे तो ये एरो आ जाएगा, ये एरो आ जाएगा। आपको इन दोनों के बीच में एंगल चाहिए और ये एंगल 30 दिया है तो यहाँ पर ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो तुरंत आपको मिल गया, यहाँ थीटा 60 है। अब आप फॉर्मूला लगा दें तो आ जाएगा के पी कॉस 60 बाय आर स्क्वायर। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है तो ये हो जाएगा के पी बाय 2 आर स्क्वायर। अब पी क्या होता है? पी होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो दे रखा है आपको, वो ए और ए 2a है तो ये q इंटू 2a हो जाएगा। एक बार फिर आप देख लीजिएगा इसको रिवाइंड करके, और इस तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। जैसे आप एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर डायपोल दे दिया है, ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू। ये डिस्टेंस ए दिया, ये डिस्टेंस ए दिया। पॉइंट पी आपको यहाँ दे दिया है और मान लो कि आपको ये एंगल दे दिया है 60 डिग्री और बोला गया पोटेंशियल एट पी बताओ। आप ध्यान से देखिएगा जो स्टेप मैंने आपको यहाँ लिखवाए। सबसे पहले आपको करना है माइनस क्यू से प्लस क्यू को जोड़िए। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू को आप अपने एग्ज़ाम में साइड में भी जोड़ सकते हैं। तो माइनस क्यू से प्लस क्यू को जोड़ दिया, माइनस क्यू से प्लस क्यू को जोड़ेंगे आप तो ये ऐसे आएगा। आपको एरो बनाना है, बस कितना भी लंबा बनाइए, बस आपको पता है कि एरो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। दूसरा एरो आपको कहाँ बनाना है? डायपोल के सेंटर से पॉइंट पी की तरफ। तो ये डायपोल का सेंटर है और इससे हम पॉइंट पी की तरफ जा रहे हैं तो ये दूसरा एरो आ जाएगा, ये दूसरा एरो आ जाएगा। आपको इन दोनों एरो के बीच में एंगल चाहिए, यानी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल चाहिए। अब इसमें ये एंगल आपको दे रखा है 60 और ये तो आपको पता है कितना है 90। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 + 90 होगी। 60 + 90 का मतलब हो जाएगा 150, राइट। और आप इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर और आपका आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फिर एक वीडियो बनाता हूँ मैं अभी, ठीक है। तो पोटेंशियल के बाद में बात करते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है, ये डायपोल बनाया हुआ है यहाँ पर और हम बात कर रहे हैं एक्सिस की। तो ये डायपोल है, जैसा कि टेंडेंसी हमने सीखी है, इसका नेगेटिव चार्ज इस तरफ है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में इसका पॉजिटिव चार्ज है।
पॉइंट P यहाँ पर इसके एक्सिस पर है, जिसके डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है r। और आपको पता है कि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस d होता है, तो यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा d/2, ठीक है ना। तो पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, नंबर 1 Q2 प्लस Q और नंबर 2 Q2 माइनस Q। वही हमें दोनों से डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो प्लस Q चार्ज जो है, इस प्लस Q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस हो जाएगी r माइनस d/2, और माइनस Q जो चार्ज है उस माइनस Q चार्ज से इस पॉइंट P की डिस्टेंस r प्लस d/2, ये r और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस d/2। तो ये पूरा डिस्टेंस माइनस Q का यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे, दोनों को काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस d/2, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि अगर ये कोई Q चार्ज होता है, r डिस्टेंस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kq/r²। और वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव का फील्ड चार्ज से दूर होता है और नेगेटिव का फील्ड चार्ज की तरफ होता है। तो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से था, तो ये हो जाएगा kq। और डिस्टेंस कितना लिया था आपने, डिस्टेंस लिया था प्लस Q से डिस्टेंस r माइनस d/2, ठीक है। और E2 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा d2 माइनस Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा r प्लस d/2 होल स्क्वायर। E1 और E2 की डायरेक्शन देखें अगर आप, तो आपको दिख रहा है साफ साफ, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड इससे दूर की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज का फील्ड चार्ज की तरफ होगा। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अपोजिट डायरेक्शन में होंगे इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्योंकि ये E1 की जो डायरेक्शन होगी वो चार्ज से दूर होगी। अवे फ्रॉम द चार्ज, और E2 जो होगा वो चार्ज की तरफ होगा। दोनों की वैल्यू रख देंगे आप यहाँ पर। अब आप चाहे डेरिवेशन करें या ना करें, फाइनल फार्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो फाइनल जो रिलेशन निकल करके आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का,
आर प्लस डी बाई टू स्क्वायर और आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर करेंगे आप, ठीक है। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आर डी, यहाँ बचेगा आर डी। एक्सपेंशन कर लेंगे आप तो यहाँ पर बचेगा आपके पास में 2 आर डी। डायपोल मोमेंट होता है Q इंटू डी, 2 को आगे ले गए, Q इंटू डी, साथ में है R और नीचे है Q इंटू डी की जगह आप चाहो तो रख दो P, लेकिन अगर हम डायपोल की बात करते हैं तो ये R बहुत बड़ा होता है और D बहुत छोटा होता है, क्योंकि जिस डायपोल की हम बात कर रहे होते हैं ये डायपोल है। ये माइनस Q और ये प्लस Q, ठीक है। इसके एक्सिस पर ये पॉइंट P है। प्लस Q का इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ आया था और माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की तरफ आया था। इसके सेंटर से जो डिस्टेंस था वो R था, और डिस्टेंस चार्ज के बीच का ये था D। तो R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन D, इसका मतलब D को आप नेगलेक्ट कर दो, D को आप नेगलेक्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा एक्सिस पर टू Kp/r³। ठीक है, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2Kp/r³, जहाँ P होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन जो होती है प्लस Q से दूर की तरफ होती है। तो अगर आप E1 और E2 को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं तो पॉइंट P के पास में कौन है, प्लस Q, ये पास में है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा आएगा। तो अगर डायपोल आपको दिख जाता है, फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं हम अब, कि अगर आपको ये डायपोल दिखता है जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव और एक चार्ज नेगेटिव है, चार्ज के बीच का डिस्टेंस d है, ये इसकी एक्सिस है, पॉइंट P यहाँ पर है। इस पॉइंट P पर एक्सिस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ आएगा, तो ये हो जाएगा E एक्सिस और इसकी वैल्यू होगी 2Kp/r³। देखिए, दूसरा आते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। यहाँ इक्वेटर की हम बात कर रहे हैं, ये फोटो मैंने ली है तो इसको हम तो डिस्टेंस d लेते हैं तो ये d/2 हो गया, क्योंकि चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हम कितना लेते हैं d। अब यहाँ पर जो पॉइंट P है वो डायपोल के इक्वेटर पर है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही बात होगी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट और ये पॉजिटिव से दूर की तरफ होगा, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ हो जाएगा,
दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। ई इक्वेटर आता है आपके पास में KP/R³, यानी कि इक्वेटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्सिस के इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखनी है। एक्सिस और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या डिफरेंस आएगा, ये फॉर्मूला तो आपने याद कर ही लिया है। तो एक्सिस और इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या डिफरेंस होते हैं, ये आपको और मैं थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। पहले एक्सिस ले लेते हैं, वैसे आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं। तो ये डायपोल होगा आपके पास में, पॉइंट P यहाँ पर है एक्सिस पर, जिसकी डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस R होगी। ये डायपोल है, और ये इस डायपोल का इक्वेटर हो जाएगा। पॉइंट P आपको इक्वेटर पे मिलेगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2KP/R³। नंबर 1 पॉइंट है ये। इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इक्वेटर KP/R³, यानी कि इक्वेटर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्सिस का हाफ होता है। दूसरी बात, एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी डायरेक्शन P के अलोंग होती है। P के अलोंग का मतलब -Q से +Q की तरफ होती है। तो अगर आपको इक्वेटर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो उसकी डायरेक्शन -Q से +Q की तरफ ये डायरेक्शन आएगी। तो ई एक्सिस इस तरह से आएगा, जबकि इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट टू वेक्टर P होता है, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो +Q से -Q की तरफ होगी। तो अगर ये पॉइंट इक्वेटर है, प्लस इस तरफ है, माइनस इस तरफ है, प्लस इस तरफ है, माइनस इस तरफ है, तो इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ई एक्सिस बराबर 2KP/R³, जबकि इक्वेटर पर अगर आपको लिखना है वेक्टर फॉर्म में तो ये होगा -KP/R³। अब जाहिर सी बात है R³ अगर आता है तो न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सीधा फार्मूला ही आएगा। तो ये तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो फार्मूला इंपॉर्टेंट है और डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो डायपोल से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हालांकि एक फार्मूला और होता है जो किसी और पॉइंट पर हम बात करें, वो पॉइंट जो ना तो इक्वेटर हो ना एक्सिस हो। जैसे हमने पोटेंशियल भी पता लगाया था, तो यहाँ पर पॉइंट P इस तरफ है
थीटा एंगल पर, तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है Kp/r³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। इस पर नीट पे केवल एक बार क्वेश्चन आया था, लेकिन आया हुआ है इसलिए आप इसको याद रखें। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इस तरफ आएगा, वो होती है थीटा प्लस ये थीटा, यहाँ से लेंगे, ये थीटा है, थीटा ये एंगल है यहाँ पर, ठीक है ना, tan इनवर्स tan θ/2, ये इसकी डायरेक्शन होती है, थीटा प्लस tan इनवर्स tan θ/2। इस पर न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम ही है, सीधा फार्मूला पूछा जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए कि डायरेक्शन की हम बात करते हैं, ऐसा कोई न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने आ जाए, ये पॉइंट P है यहाँ पर और ये एंगल दे रखा है आपको π/3, क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी पॉइंट P पर। तो पॉइंट P पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा भी सकते हैं एरो से। ये लाइन जो इसको सेंटर से मिला रही थी, इसको आपने हल्का सा आगे बढ़ा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ से आएगी, ये एक्सिस है, -q से +q की तरफ ये एक्सिस है, इसका मतलब एक्सिस की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से, एक्सिस से, वो है थीटा प्लस tan इनवर्स tan θ/2। तो थीटा की जगह यहाँ पर π/3 है, tan इनवर्स tan 60/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। डायपोल के मैंने आपको सभी टॉपिक बताए हैं अभी तक और इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट जो आता है डायपोल का, वो आता है डायपोल पर फोर्स कितना लगेगा। इसके भी सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फिर नीट 23 के क्वेश्चन करेंगे हम। अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, और एक तरफ हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि डायपोल को आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो डायपोल को अगर आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। ठीक है,
ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपने डायपोल रख दिया है तो डायपोल के दोनों चार्जेस पर फोर्स लगते हैं F बराबर क्यू ई। तो यूनिफॉर्म फील्ड पर जब आप डायपोल को रखते हैं तो यहाँ पर दो फोर्सेस लग रहे हैं और वो दोनों के दोनों फोर्सेस इक्वल और अपोजिट हैं, तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, दोनों फोर्स एक दूसरे को काट देंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E1 और यहाँ E2 होता, तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा QE1। नेगेटिव चार्ज दूसरी जगह पर रखा होता है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा QE2। तो नेट फोर्स जो इस पर लगेगा वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि अब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ज़ीरो होता है और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि डायपोल के ऊपर नेट फोर्स ज़ीरो होता है जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, और नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता है जब आप उस डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब आती है बात टॉर्क की। तो एक बार हम फिर इस केस को देखें, यहाँ पर तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक फोर्स लग रहा है राइट हैंड साइड में, दूसरा फोर्स लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर ये डायपोल का सेंटर है तो इस फोर्स की वजह से ये डायपोल रोटेट करने लगेगा, क्योंकि टू इक्वल और अपोजिट फोर्स हमेशा टॉर्क को प्रोड्यूस करते हैं। अगर अपोजिट फोर्स लगे और अलग अलग पॉइंट पे लगे तो इससे हमेशा टॉर्क मिलेगा। तो अगर आपसे कोई बोलता है टॉर्क कब लगेगा, तो इसका जवाब ये है कि डायपोल के ऊपर टॉर्क हमेशा लगेगा चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो, टॉर्क हमेशा लगेगा। ठीक है, तो अब वो टॉर्क कितना आएगा, एक बार फिर उसको रिवाइंड कर दूं मैं, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। इतना कुछ पढ़ लिया है हम लोगों ने, ये सारी बातें। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे थे, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल रखा है। ठीक है, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दोनों मिल करके टुगेदर प्रोड्यूस अ टॉर्क, दोनों मिलकर के टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। और उस टॉर्क की वैल्यू होती है फोर्स कितना लग रहा है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इस टॉर्क की जो डेरिवेशन के बाद में वैल्यू है वो आती है पी ई साइन थीटा। पी यहाँ पर है डायपोल मोमेंट, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। वेक्टर फॉर्म में अगर आपको टॉर्क चाहिए तो ये होता है P क्रॉस E। ठीक है, P की डायरेक्शन क्या होती है? P की डायरेक्शन सिखा रखी है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। तो टॉर्क का फॉर्मूला बन गया है पी ई साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में बन गया है ये P क्रॉस E। हालांकि साइन में जो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है एंगल, क्योंकि आपको पता है 0 से 180 तक तो साइन पॉजिटिव ही रहता है। जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे सामने आ गया, और यहाँ पर एक डायपोल रखा है, प्लस क्यू यहाँ पर है, मान लेता हूँ माइनस क्यू यहाँ पर है, डी इनके बीच का डिस्टेंस है, और ये एंगल दे दिया है आपको 30 डिग्री। तो कई बार लोग सोचते हैं कि चलो मज़ा आ गया, टॉ बराबर पी ई साइन 30 लगा दिया उन्होंने, लेकिन ये गलत है। फॉर्मूला होता है टॉ बराबर पी ई साइन थीटा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले स्टेप में एक एरो बनाएंगे आप माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। दूसरा एरो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का देखेंगे, और अब आप एंगल पता लगाएंगे, और उसके बाद में आप फॉर्मूला लगाएंगे। बिल्कुल सरल शब्दों में समझा दिया मैंने। तो आप एक एरो बनाएंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू ये एरो बन जाएगा। ये बन गया एरो इस तरफ से। दूसरा एरो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इस तरह से दिया है। तो आपको इन दोनों के बीच में एंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, या ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आपको यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल चाहिए होगा। ये एंगल 30 डिग्री है, आपको दे रखा है यहाँ पर। ये एंगल कितना दिया है, 30 डिग्री। थीटा की जगह आप 30 नहीं रखेंगे, थीटा की जगह यहाँ पर 180 माइनस 30, जो कि आपको 150 डिग्री मिलेगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो पी ई साइन 30 नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर वो पी ई साइन 150 आएगा। हालांकि साइन 30 और साइन 150 की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है।
आप चाहें तो साइन 150 को लिख देंगे साइन 90 + 60, जो बन जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो इस तरह से आप साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और 30 डिग्री एंगल जो आपने यहाँ लिखा है ये गलत है, क्योंकि 30 डिग्री अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो एक एरो यहाँ जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है, और आपको ये एंगल 30 डिग्री दिया है, जबकि दूसरा एरो जो आएगा -q से +q वो इस तरफ आएगा। तो आपको ये एंगल चाहिए, तो 180 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अभी पढ़िए, इसको फिर और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे टॉर्क ऑन डायपोल की। थीटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको सिखा दिया अभी, ठीक है। तो ये डायपोल है और इस पर पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फीट की डायरेक्शन में लग गया, नेगेटिव चार्ज पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में। और ध्यान रखिएगा नेट फोर्स 0 रहेगा, फोर्स की अगर बात करें तो 0 रहेगा, लेकिन टॉर्क लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने इस तरह से डायपोल आते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं डायपोल रखूँगा अलग अलग कंडीशंस में। मान लीजिए कि एक डायपोल ये रखा है, यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री दे दिया, यहाँ पर भी ये एंगल 60 डिग्री दे दिया, मान लो यहाँ पर ये एंगल 30 डिग्री दे दिया, इधर बना है +q, इधर बना है -q, इधर बना है -q, इधर बना है +q, इधर बना है +q, इधर बना है -q, और थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं सब में, तो टॉर्क अपने आप हमको मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी वो मैंने आपको सिखाया कि आपको एक एरो बनाना है -q से +q। तो पहला एरो जो बनेगा आपको वो -q से +q बनेगा, तो -q से +q की तरफ आप एक एरो बना दीजिए। तो -q से +q ये एरो बनाएंगे आप ऐसे, और एक एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का आ जाएगा, ये आपको एंगल मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। यहाँ पर आप -q से +q एरो बनाएंगे, ये -q से +q एरो बनेगा। तो ये एरो इस तरह से आ गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इस डायरेक्शन में बना हुआ है। ये एरो और ये एरो, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होगा आपको। ये एंगल आपको 60 दिया है, तो ये एंगल यहाँ पर 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आएगी। इसी तरह से आप यहाँ पर भी एरो बनाएंगे माइनस से, और ये एरो यहाँ पर एंगल 30 डिग्री ही आ जाएगा। तो एरो जब कभी आपको दिखते हैं, जैसे ये एरो हो गया है, मान लीजिए -q से +q वाला एरो है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है, तो आपको इनके बीच का एंगल ये लेना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि -q से +q का एरो ऐसा बना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बना हुआ है, तो आपको भले ही ये एंगल दे रखा हो, लेकिन आप ये वाला एंगल नहीं लेंगे, आप थीटा की जगह ये वाला एंगल ही लेंगे। और इस तरह से फॉर्मूला लगा करके आप टॉर्क पता लगा लेंगे, टॉर्क = PE sin थीटा, ठीक है ना। इसके बाकी के और फॉर्मूले पर आते हैं। टॉर्क पर पहुंच गए हैं हम, अब सिर्फ 2 बातें और बची हैं इसके अंदर, और
वो है वर्क डन टू रोटेट द डायपोल। क्योंकि डायपोल के ऊपर टॉर्क लग रहा है, तो टॉर्क लगने की वजह से वो रोटेट करेगा। ड्यू टू टॉर्क डायपोल रोटेट्स, टॉर्क की वजह से डायपोल घूमना शुरू कर देगा। और वर्क डन जो आएगा इस घुमाने में, इस वर्क डन पर भी नीट में 2020 में क्वेश्चन आया था। वर्क डन टू रोटेट द डायपोल हो जाता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। θ1 कौन सा एंगल होगा? इनिशियल। और θ2 होगा फाइनल। ठीक है, इनिशियल और फाइनल एंगल आपको मिल ही जाएंगे। और लास्ट में आता है फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। फिर इन तीनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस PE cos θ। तो तीनों को मैं एक बार लिख दूं यहाँ पर। टॉर्क आ गया हमारे पास में PE sin θ, क्योंकि ये तो वेक्टर है तो P क्रॉस E आएगा। वर्क डन आ गया है PE cos θ1 माइनस cos θ2। और पोटेंशियल एनर्जी आ गई है U, और U बराबर आ गया है माइनस PE cos θ। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले आ जाएंगे। और इन तीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे वो देख लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा होगा ऐसा। ठीक है, थीटा की वैल्यू अगर आपको पता लग जाएगी, आपको दिख रहा होगा, थीटा की वैल्यू पता लगते ही टॉर्क भी पता लग जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी भी पता लग जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है यहाँ पर। और सपोज कीजिए कि इसमें एक डायपोल रखा है इस तरह से, यहाँ माइनस Q है और यहाँ प्लस Q है। एक डायपोल ऐसे रख देता हूँ मैं, और एक डायपोल मैं ऐसा रख देता हूँ। एक डायपोल ऐसा रख देते हैं और एक डायपोल ऐसा। तो ये 5 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। इसमें मान लो ये एंगल दिया है 60, ये दिया है 60, ये तो आपको दिख ही रहा है 90 डिग्री है। यहाँ है माइनस Q प्लस Q, और यहाँ पर है प्लस Q माइनस Q। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि हम थीटा पता करें। तो इसमें थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, तो वो आपको सिखाया मैंने। एक एरो बनाएंगे आप माइनस Q से प्लस Q। तो माइनस Q से प्लस Q वाला जो एरो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। ये एरो बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो इस तरफ आ रहा है। तो आपको ये एंगल चाहिए, या इसको आप आगे बढ़ा दें यहाँ पर, तो आपको ये एंगल चाहिए। ये एंगल, जो एंगल यहाँ आएगा वो एंगल यहाँ पर भी आएगा। तो कितना हो जाएगा? 120। तो थीटा की जगह आप यहाँ पर 120 डिग्री रखेंगे। यहाँ पर आप माइनस से प्लस की तरफ एरो ले जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ तो थीटा की वैल्यू 60 ही आएगी। यहाँ माइनस Q से प्लस Q की तरफ एरो ले जाएंगे, ये एरो ऊपर जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है। तो थीटा 90 आएगा।
यहाँ माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है तो 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पर माइनस क्यू से प्लस क्यू आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये एंगल दोनों के बीच में 180 डिग्री हो जाएगा। तो पहले टॉर्क की बात करते हैं। तो आ जाएगा यहाँ पर पी ई साइन 120, टॉर्क आ जाएगा यहाँ पर पी ई साइन 60, टॉर्क आ जाएगा यहाँ पर पी ई साइन 90, टॉर्क आ जाएगा यहाँ पर पी ई साइन 0 और टॉर्क आ जाएगा यहाँ पर पी ई साइन 180। साइन और कॉस की वैल्यू तो आपको कई बार लिखवा रखी है। साइन 120 पॉजिटिव ही रहेगा, आपको पता है साइन 120 की वैल्यू आपको चाहिए, तो आप लिख देंगे इसको साइन 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा, तो √3/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका √3/2 PE। यहाँ बन जाएगा साइन 60, तो ये भी √3E/2 बन जाएगा। साइन 60 की वैल्यू भी इतनी ही होती है। तो जब आपने यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, आप कहेंगे सर फिर आपने इतनी मेहनत क्यों करी, क्योंकि थीटा आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी है। साइन में भले ही दोनों की वैल्यू सेम आएगी लेकिन कॉस में दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा PE, इसका मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री होने पर टॉर्क मैक्सिमम लगता है और इन दोनों ही कंडीशन में टॉर्क 0 हो जाएगा, जब थीटा 180 डिग्री है तो भी और 0 डिग्री है तो भी। पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं, माइनस PE कॉस थीटा होता है, तो ये आएगा माइनस PE कॉस 120, कॉस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो ये +1/2 बन जाएगा। कॉस 120 कितना होता है, अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, -PE कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, तो देखो यहाँ पर ये आ गया -PE/2। तो भले ही टॉर्क दोनों कंडीशन में सेम लगा था, थीटा की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से टॉर्क सेम लगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आई। और ये पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सही तभी आएगी जब आप एंगल बिल्कुल सही रखोगे, अदरवाइज ये गलत आएगी। थीटा 90 डिग्री होने पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी कॉस 0 की जगह 1 रखने पर -PE, कॉस 180 -1 होता है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी +PE। ये तीन जो केस हैं यहाँ पर, ये स्टैंडर्ड केस हैं, 90 डिग्री के, 0 डिग्री के और 180 डिग्री के। आप इसको दोबारा देखिएगा, आराम से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। तो जिन तीन खास एंगल की बात हो रही थी, उन खास एंगल की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से रखा होगा और इसके अंदर डायपोल भी आपको जो दिखेगा वो ऐसा ही होगा कि उसका डायपोल मोमेंट मतलब -Q से +Q की तरफ जो एरो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो इस कंडीशन में टॉर्क 0 लगेगा। टॉर्क 0 लगेगा, इसका मतलब कोई रोटेशन नहीं होगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इस कंडीशन में जब टॉर्क 0 है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -PE आएगी जो मिनिमम होगी। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, यानी कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा होता है इस तरह से, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने पर टॉर्क मैक्सिमम लगेगा और ये टॉर्क मैक्सिमम PE हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में 0 हो जाएगी। मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, इसका मतलब मैक्सिमम रोटेशन भी हो रहा है इस केस में।
यानी कि इक्विलिब्रियम नहीं है। लेकिन जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आएगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, माइनस क्यू इस तरफ होगा, प्लस क्यू इस तरफ होगा। यह एरो इलेक्ट्रिक फील्ड के एरो के ठीक अपोजिट है। टॉर्क एक बार फिर ज़ीरो हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पी आएगी प्लस में, और ये मैक्सिमम होगी। क्योंकि टॉर्क ज़ीरो है तो रोटेशन तो नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन इस इक्विलिब्रियम को स्टेबल नहीं बल्कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता। ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन आता है, इफ डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, dipole is rotated from unstable equilibrium to stable equilibrium, find out the work done। आप वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। इसलिए मैंने आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर बता दी। ये इनिशियल कंडीशन होती है, मतलब प्रारंभिक अवस्था, और ये फाइनल कंडीशन होगी। इनिशियल कंडीशन में आपको क्या बोला गया है? इनिशियल कंडीशन में आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोला गया है, क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से आप स्टेबल की तरफ गए हो। तो फाइनल जो आपको दिया है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम दिया है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम का एंगल मैंने आपको बता दिया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा 0 है, अनस्टेबल का मतलब थीटा 180 है। तो जब ये अनस्टेबल था, इसका मतलब थीटा 1 की जगह आपको 180 डिग्री रखना है, और थीटा 2 की जगह आपको 0 डिग्री रखना है। आपको ये बात कई बार बता दी गई है। cos 180 -1 होता है और cos 0 1। तो W बराबर हो जाएगा यहाँ पर पी ई cos 180 माइनस cos 0, ये हो जाएगा पी ई cos 180 की जगह -1, ये माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, और cos 0 की जगह 1, माइनस माइनस हो गया -2। तो आपका आंसर आएगा -2 PE। तो ये था चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वर्क डन, टॉर्क हमने सब कुछ पढ़ लिया है डायपोल का। ठीक है। और नीट 2023 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डीपीपी के साथ में। तो आप एक बार फिर इसको कीजिएगा, और हर टॉपिक के मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं, आप उन पर ज़रूर ध्यान लगाइएगा। ठीक है।